हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर 12 जनवरी जो कि फर्स्ट पेपर है, तो 12 जनवरी 2023 का पेपर है। तो इसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग पिछला वाला जो सेट प्रैक्टिस का जो वीडियो इसमें डाला गया है ईवीएस और सीडीपी और हिंदी का, यदि आप लोग नहीं देखे अभी तक तो उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका ईवीएस का, यहाँ से 61 से आपका चालू हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी के बारे में ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन है आपका, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। क्या हाथी के जो बच्चे होते हैं 3 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं, क्या उनका भार लगभग 200 किलोग्राम होता है? ये सही बात है। जब 3 महीने के लगभग हाथी के बच्चे हो जाते हैं तो उनका जो वजन होता है लगभग 2 कुंटल के आसपास हो जाता है। ये सही बात है। उन्हें जो है कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। ये भी जो है बिल्कुल ही सही है। तो हाथी को जो है कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। ये ऑप्शन उतना सटीक नहीं है, बट आपका जो है बी और सी जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जो हाथी के 3 महीने के जो बच्चे होते हैं उनका वजन लगभग 200 किलोग्राम होगा और उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं। तो बताना है आप लोगों को कि केरल की जो उच्च स्तरीय की वैज्ञानिक सैन्य कला से जो प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? थय्यम, उसके बाद है मुटियट्टू, वेल्ला काली, उसके बाद है कलारी पयट्टू। तो इसमें जो है कलारी पयट्टू आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर। तो केरल की जो उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहा जाता है? कलारू पयट्टू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़ों के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें से बताना है कि किसको जो है आप कपड़ा के द्वारा जो है जल से कपड़ों के द्वारा जो है छान करके अलग कर सकते हैं। दूध और नमक। क्या दूध यदि नमक में मिल जाएगा तो उससे क्या आप कपड़ा से छान सकते हैं? क्या अलग कर पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। नमक और चीनी ये भी यदि घुल जाए तो इससे भी आप कपड़ा से जो है बिल्कुल ही नहीं छान पाएंगे। हल्दी पाउडर और तेल, इसको भी आप लोग नहीं ही कर पाएंगे, छान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चौक पाउडर और रेत। देखिए चौक पाउडर है और रेत है, तो इसको यदि आप कपड़ा से यदि छानना चाहे तो आप छान सकते हैं। यदि कपड़ा लगा के उसमें चौक पाउडर नीचे गिर जाएगा, जो रेत है वो कपड़ा में छना चल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है चौक पाउडर और रेत को जो है कपड़ा से आप लोग छान सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है? तो इनमें से ऑप्शन के द्वारा ही आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा कौन सा कि पकवान है या खाने का सामग्री है जो एक ही तरह से जो है बनाया जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर पहला डोसा, पुलाव, खीर। जैसे ही पहला ऑप्शन आप लोग पढ़े, जो डोसा होता है ये भी चावल का बनाया जाता है चावल से। उसके बाद पुलाव आप लोग खाए होंगे, ये भी चावल से बनाया जाता है। उसके बाद खीर भी आपका जो है चावल से बनाया जाता है। तो कि खाने की सामग्री है तो डोसा, पुलाव और खीर जो है सभी जो है चावल से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उनकी खेत की मृदा पर क्या असर होगी?
क्या पड़ेगा असर। तो आपको बताना है कि यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक मतलब बहुत अधिक प्रयोग करके बार बार क्या कर रहा है, धान की फसल उगाता है, तो इससे उसका खेत की मृदा मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा। तो उसका मिट्टी जो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। मिट्टी क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मुकुल हस्त मुद्रा क्या है। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाती है, यह दर्शाती है मतलब कि किस चीज़ को जैसे कि हाथ की जो उंगलियां होती है, मान के चलिए कि हाथ की उंगलियां है, तो इस तरह से जो है सारे उंगलियों को क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ के वो क्या करते हैं, हाथ की उंगलियों को एक मतलब कि उसके जो सर को जो है जोड़कर, जैसे आपके हाथ की उंगली है, सारे उंगली को एक साथ मिला लीजिए, तो इससे जो क्या हो रहा है, एक तरह से कमल का फूल का जो है आकार की तरह से बन जाएगा। आप अपने हाथ में भी कर सकते हैं, सारे पांचों उंगली को मिला लीजिए तो लगेगा कि वह क्या हो रहा है, एक कमल फूल का जैसा बन रहा है। तो मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों को सिरों को जोड़कर बनाती है, वह किस चीज़ को दर्शा रही है, तो कमल का फूल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसको क्या खाने या पीने की सलाह दी जाएगी। रक्तहीनता मतलब कि उस व्यक्ति में क्या हो रहा है कि रक्त की कमी हो रही है, तो उसमें रक्त की कमी की पहचान की गई है, तो उस व्यक्ति को खाने और पीने के लिए किस चीज़ की सलाह दी जाएगी। चुकंदर का रस तथा पालक। तो वैसे जैसे आप लोग पालक का नाम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पालक में ये जो है मतलब कि ब्लड की जो है मात्रा होती है, तो इसमें जो है लोहा की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से पालक जैसे ये ऑप्शन पढ़े, और सारे ऑप्शन में पालक आप लोगों को शायद खीरा है, चौथा में टमाटर है, उसके बाद नींबू का पानी, जेली है, अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ है। बट आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपको जो है पालक जैसे ही दिख रहा है, तो पालक देख के आप लोग जो है इसे टिक कर सकते हैं। तो चुकंदर का रस और पालक से आप लोग यदि उसका सेवन करेंगे, तो यदि आपके अंदर रक्तहीनता की पहचान की गई है, तो आप लोग यदि इनका सेवन करेंगे तो उससे जो है आपका रक्त की जो है कमी महसूस नहीं होने देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। मतलब भोजन में जो है पोषक तत्व बना रहे, इसके लिए हम लोग खाने से पहले उस चीज़ को क्या करेंगे, तो खाने से पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, चावल तथा जैसे अनाज की बात करें हम लोग, तो चावल तथा अनाज को उसी पानी में पकाने जिसमें उन्हें भिगोया जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, चावल तथा अनाजों को ढेर सारी पानी में धोना। ये वाला ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3। तो चावल और अनाजों को क्या करना है कि ढेर सारी पानी में धोना, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो भोजन में पोषक तत्व बना रहे, क्योंकि जैसे ही चावल या अनाज और ढेर सारे अनाज रहते हैं, उसमें बहुत सारे जो है केमिकल मिला हुआ रहता है, तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी में साफ करेंगे तो उसमें जो है पोषक तत्व बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चावल तथा अन्य अनाजों को ढेर सारी पानी में धोना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लौह तत्व यानी कि क्या, आयरन। लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, मतलब कि कौन से मतलब कि जो है खाद्य सामग्री में लौह तत्व जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसे आप लोगों को टिक करना है। पहला ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। तो वैसे आप लोगों को हम पहले वाले ऑप्शन में भी पालक बताए थे कि पालक में जो आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन 3 में भी आपका जो है पालक दिख रहा है, लेकिन इसमें पालक है, बंदा गोभी है, टमाटर है, इसमें आंवला है, पालक है, गुड़ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आंवला, पालक, गुड़ जो है इसमें लौह तत्व की मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं। पक्षी जो होता है, बर्ड जो होता है, एक निश्चित टाइम पर जो फिक्स टाइम पर अपना पंखों को क्या करता है, खो देता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। जब पक्षी जो है एक निश्चित टाइम पर, निश्चित मतलब कि फिक्स पीरियड पर अपना पंख को यदि वह खो देता है, तो यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस जो है आपका मोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल्टिंग यानी कि झाड़ना कहलाता है, यानी कि अपना पंख को झाड़ दिया। तो निश्चित समय अंतराल पर जब पंख को झाड़ देता है पक्षी, तो यह प्रोसेस आपका मोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल्टिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है, मतलब कि कोई क्षेत्र है वहाँ पे जल की कमी बताई जा रही है कि इस क्षेत्र में जो है जल की बहुत ही ज़्यादा कमी है।
कब मतलब कि इस बात को कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में जल की कमी है? सभी घरों को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। यदि सभी घरों में रोज़मर्रा के कार्यों के लिए यदि पानी मिले तो क्या वहाँ पर जलों की कमी बताई जाएगी? बिल्कुल ही नहीं बताई जाएगी। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है। यदि उस क्षेत्र में केवल पानी नल से ही आता है तो क्या वहाँ पर कि बताया जाएगा कि वहाँ पे मतलब कि पानी की कमी है? ऐसा भी नहीं है। प्राप्त होने वाली पानी पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सटीक है। वहाँ पर जो उस क्षेत्र में जो पानी प्राप्त हो रही है वह पानी से वह खाना पकाना मतलब कि पीने के लिए और खाने पकाने के लिए बिल्कुल ही असुरक्षित है, मतलब कि सही नहीं है। तो उस क्षेत्र में हम लोग बोल सकते हैं पानी की क्या है? कमी है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाने पकाने के लिए बिल्कुल ही असुरक्षित है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद है कुडुक। कुडुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। जो कुडुक भाषा है तो उसमें बताना है कि कुडुक भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाता है क्या? जंगल। क्या हो जाता है? जंगल। जंगल या वन आप लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है आपका? वन। तो कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ हो जाता है वन यानी कि जंगल। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक या दो क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से रहता है और 1-2 क्वेश्चन आपका मैथ से भी रिलेटेड आपका IBS में देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका घर X पर स्थित है। घर कहाँ पे है? तो X पर स्थित है तथा दूध की दुकान जो है Y पर स्थित है। आपके घर से दूध का दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपके घर तक जाने के लिए जो है कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप A पर जाते हैं। X से जो है कहाँ पे जाएगा? A पर जाएगा। तो X के ठीक उत्तर में A है, तो यहाँ से ठीक उत्तर में कौन है? A है, जो कि कितना दूरी पर है? 50 मीटर पर है। ठीक। उसके बाद है फिर B पर जाते हैं। A के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है। तो A से ठीक जो है B के तरफ जाएगा, जो कि कितना दूरी पर है? 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक। फिर C पर जाते हैं जो कि B से ठीक उत्तर में है। उत्तर ऊपर हो गया आपका जो है C पे गया, तो यहाँ से कितना दूरी पर गया? तो 50 मीटर दूरी पर गया। उसके बाद जो है फिर आप वहाँ से जो है C से जो है Y पर जाता है, तो वहाँ पर जाने के लिए लगभग 100 मीटर आपका पूरब की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका 60 हो गया और यहाँ से ऊपर जाएगा और थोड़ा आगे जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ से Y पर पहुँच जाएगा। अब पूछ रहा है कि Y दूध की दुकान पर पहुंचता है, तो C के ठीक इतना मीटर दूरी पर है। दूध की दुकान के सापेक्ष, दूध का दुकान कहाँ है? यहाँ पे है। तो दूध के दुकान के सापेक्ष में जो है X का घर की दिशा किधर है? तो नीचे हो गया, किधर आपका? दक्षिण हो गया। और इस दिशा में हो गया आपका क्या? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पक्षियों के पंखों को दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। जो पक्षी के जो है पंखों का जो दोनों ओर मुलायम वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बार्ब कहलाता है। तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का जो मुलायम भाग होता है क्या कहलाता है? बार्ब कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मलेरिया से ग्रसित व्यक्तियों को सामान्यतः लक्षण होंगे। जो व्यक्ति जो है मलेरिया से ग्रसित होते हैं तो उसके लिए वह मतलब कि वह व्यक्ति का सामान्यतः लक्षण क्या होगा? तो आपको बताना है। तो उसमें जो है जब मलेरिया से आदमी पीड़ित होता है तो ठंड लगता है और बुखार लगता है। ये सारे जो है जनरल मतलब कि एक सामान्यतः लक्षण पाया जाता है उन व्यक्ति में। तो ठंड लगना और बुखार आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए जो है विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाता है, तो उस दौरान निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण करना, यात्रा के माध्यम का चयन, चर्चा के अवसर की सृजित करना, चिंतनशील जनरल लिखना व रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण के लिए लक्ष्यों का क्या करना? निर्धारण करना। जब कहीं भी बच्चों को यदि घुमाने के लिए आप लोग ले जाते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो उससे पहले जो है क्षेत्र भ्रमण के जो लक्ष्य होते हैं उनका निर्धारण करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन है
पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलाप आधारित उपागम है, उसको आयोजित करने के लिए 4 चरण यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बताना हो कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से आपको बताना है। तो जैसे आपका चौथा नंबर ऑप्शन है, एक भली प्रकार का आयोजित मतलब कि योजना। तो जैसे ही हम लोग कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, योजनाओं का आयोजन करेंगे। उसके बाद एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रत्येक विद्यार्थियों का समर्थन देंगे, फिर विषय का पुनरावृत्ति करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक योजना का आयोजन करेंगे, उसके लिए सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे, फिर प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देंगे और विषय का हम लोग क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई। तो वर्षा ऋतु के समय में पार्क घूमने के दौरान बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। सभी विद्यार्थियों ने अपने छतों को क्या कर दिया, खोल दिया। तो रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीली हो गई तो उन्हें क्या सर्दी लगेगी। तो रिया जो पूछ लिया क्या कि यदि पौधे बारिश में गीली हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो उसके अध्यापकों को क्या करना चाहिए, उसके जो अध्यापक है उसे क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है तीसरा में जो है सी और डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो सी में क्या है, विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि पौधे का जुकाम लगने से कैसे बचा जा सकते हैं। और डी में है कि सभी विद्यार्थियों को पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्नों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, और सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्नों के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है सहयोगी अधिगम उपागम क्या है, तो इसमें आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। उसके बाद है सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि। उसके बाद तीसरा सामूहिक क्रियाकलापों के मौन में वृद्धि। ये ऑप्शन आपका जो तीसरा वाला है कि पर्यावरण अध्ययन में जब सहयोग की भावना हो तो उससे क्या होता है कि समूह क्रियाकलापों के मौन में क्या होता है, वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 के छात्राओं का चयन करती है। रिद्धि क्या करती है, स्वतंत्रता दिवस जो कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 के छात्रों का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने के लिए कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या उपेक्षा से संबंधित कर रहे हैं, मतलब कि संबोधित कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है सामान्यता, न्याय, मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों का पहचान करना। तो इसमें जो है प्रधानाध्यापक जो है किस चीज़ को संबोधित कर रहे हैं, तो सामान्यता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों का पहचान करना, इस बात को संबोधित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में जो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है। संभव नहीं, शिक्षार्थियों पर निर्भर, नवाचार के लिए आवश्यक। ये ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 नवाचार के लिए आवश्यक, मतलब कि नए चीज़ों की मतलब कि जो खोज होता है, नए चीज़ों पर रिसर्च करना, अनुसंधान करना, उस चीज़ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है सृजनात्मक मतलब कि अभिव्यक्ति क्या होती है, नवाचार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जो विद्यार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह है। तो वह प्रक्रम, वह प्रक्रिया जिससे विद्यार्थी कुछ सीखा है और उनका प्रयोग किया है और अभ्यास करने की वह अनुमति देता है, तो वह क्या है, तो यह एक जो है प्रायोगिक प्रक्रम है, मतलब कि क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है।
तो एक्टिविटी से बच्चे क्या होते हैं, उससे सीखते हैं, प्रयोग करते हैं और अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने की अनुमति देता है। तो प्रायोगिक कार्यक्रम मतलब कि प्रक्रम इसका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन विषयों में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षक से बातचीत, पाठ्य पुस्तक पर पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव, क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो आपका सी और डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया, तो सी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम के अधिग्रहण करना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ज्ञात से अज्ञात उपागम, अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या है, ज्ञात से अज्ञात उपागम। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम जो होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ से जब परिचित होते हैं तो उस चीज़ से हम लोग फिर उसके बारे में और बहुत सारे चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मतलब परिचित से अपरिचित की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात उपागम की ओर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। तो पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। पेपर और पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण, परियोजना कार्य। तो इसमें जो है पेपर पेंसिल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो समूह कार्य होगा, तो बी बिल्कुल ही सही बात है। उसके बाद है परियोजना कार्य यानी कि डी। तो ऑप्शन नंबर 4 बी और डी आपका जो है, मतलब कि बी और डी। तो बी और डी किसमें है, 2 में है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका 2 वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर पे है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। तो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक है उसकी भूमिका को सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ज्ञान से प्रदाता के रूप में, ज्ञान के दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक होती है उसकी भूमिका होनी चाहिए क्या, ज्ञान को जो है सुगमता पूर्वक मतलब कि बच्चों को बताना चाहिए। तो ज्ञान के सुगमता पूर्वक के रूप में उसकी जो है सर्वोत्तम मतलब कि समझाई गई है, उसकी भूमिका को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरक्षित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेशन। ये बिल्कुल ही सही बात है कि सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेशन करना चाहिए। प्रमुख संप्रतियों से संबंधित गतिविधियों का संसाधन, तो प्रमुख संप्रतियों से संबंधित गतिविधियों का संसाधन, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो है आपका चौथा यानी कि चौथा में क्या है आपका ए, डी और ई। तो उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई। तो ए, डी और ई आपका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इस तरह। अगला क्वेश्चन है आपका, साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं। तो साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं, वृत्तांत अभिलेख। ये ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वृत्तांत अभिलेख। तो पर्यावरण अध्ययन में जो है वृत्तांत अभिलेख जो है ये बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब कि ऑप्शन जो है सटीक होता है, तो आपका पॉजिटिव वे में ये ऑप्शन काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए
कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियाँ बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वह बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुँचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है? तो अनन्या जो है चींटी के एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा है। तो इसमें क्या किया, पहले उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का अवलोकन किया, मतलब उस चीज़ को उन्होंने क्या किया, देखा, अवलोकन किया। उसके बाद उसमें क्या किया, अनुमान लगाया, उन्होंने अनुमान लगाया। उसके बाद जो है उस पर क्या हुआ, जब सारे चीज़ को देखा तो उससे कुछ न कुछ वह निष्कर्ष निकाल लिया। तो ए सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है चौथा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए सी, पहले अवलोकन किया, फिर अनुमान लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। तो ए सी ई बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति का सर्वोत्तम व्याख्या है? तो इसमें आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन। तो विद्यालय आधारित जो आकलन मतलब कि आकलन होती है उसकी प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या की यदि बात करें तो रचनात्मक आकलन आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।